इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इसके प्रीवियस हमने ये पढ़ लिया था कि जो ग्रिफिन का एक्सपेरिमेंट था ऑन द माइस, जिसके ऊपर हमने ये देखा था कि जो ट्रांस जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अनदर पेरेंट्स, वो क्या होता है डीएनए। बिकॉज जब वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस की जा रही थी तो वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स मिले थे, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। एंड तीनों को ही इंजेक्ट करके देखा गया था कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है एज आ जेनेटिक मटेरियल। तो वहाँ पर हमने पाया था कि डीएनए इज़ आ जेनेटिक मटेरियल जो बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। आज जो हमें पढ़ना है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसका द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रॉपर तरीके से प्रूव कर दिया गया था कि यस, जो भी जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज़ डीएनए। सो ये जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, ये करवाया था अल्फ्रेड हार्शली एंड मार्था क्रेस ने, जिन्होंने बैक्टीरियोफाज के ऊपर वर्क किया था। नाउ व्हाट इज़ बैक्टीरियोफाज? बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? वो दे आर द टाइप ऑफ अ वायरसेस। ये वायरस के एक टाइप होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया पर। दे आर वायरस, ये क्या होते हैं? वायरस होते हैं और वो इफेक्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को, और इसीलिए क्या हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो इन्होंने जो वर्क कराया था वो करवाया था विथ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं? बैक्टीरियोफाज जो होते हैं बेटा, वो बैक्टीरिया की सेल्स पे क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। और ये जैसे बैक्टीरिया की सेल्स पे अटैच होते हैं, जेनेटिक जो उनके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये क्या है? ये एक बैक्टीरियल सेल है और इस पे आएगा एक बैक्टीरियोफाज आएगा जो कि इस पे क्या करेगा? इंजेक्ट कर देगा अपने जो भी नेट्स पॉइंटेड टेंटिकल्स होते हैं उनको वो इंजेक्ट कर देगा। एंड जैसे वो इसे इंजेक्ट करता है तो जिसके अंदर जो भी डीएनए मटेरियल है, वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ चला जाता है? वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाएगा, ये हम मान लेते हैं कि ये एक अफेक्टेड बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर वायरस का क्या पहुंच गया? जेनेटिक मटेरियल पहुंच गया है। अब जैसे ही वायरस सेल के अंदर जो बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल पहुंचता है, तो बैक्टीरिया सेल को क्या लगता है कि ये उसी का जेनेटिक मटेरियल है, मतलब उसी की बॉडी में मौजूद जेनेटिक मटेरियल ही है वो। बिकॉज जेनेटिक मटेरियल किसका बना होता है? प्रोटीन्स के बने होते हैं, फॉस्फेट, सल्फर एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं। सो इस बैक्टीरियल सेल को भी लगता है कि दिस इज़ उसी का डीएनए है वो, और वो क्या करता है? वो इसको इसके सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करता है, मतलब इसके नंबर बढ़ाना इंक्रीज़ करता है। जैसे 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 ये इन सब नंबर्स को इंक्रीज़ करना, मैन्युफैक्चरिंग करना उसकी, और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगा सेम टाइप ऑफ डीएनए की, तो उतने ही नंबर्स वायरसेस के क्या होने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे। और जैसे जैसे वायरसेस के नंबर यहाँ पर बढ़ने लगेंगे, वैसे वैसे हर एक वायरस क्या करेगा? जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी टाइप ऑफ सेल हैं उनको धीरे 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 क्या करेगा? अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और जब प्रॉपर अच्छी तरीके से टोटली उसे अफेक्ट करेगा तो बैक्टीरियल सेल नहीं होगा, फिर एक्चुअल सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि वायरस एक बॉडी पे अफेक्ट करता है। सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है सो अदर ह्यूमन बींग्स के पे। अगर वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है सो वो अपने नंबर को क्या करता है? मल्टीप्लाई कर रहा होता है। नंबर को जब वो मल्टीप्लाई करता है एंड वो जो हमारे सेल्स होती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उन पे वो इफेक्ट करता है। एंड इसीलिए क्या होता है? आरबीसी का लेवल कम हो जाता है या फिर डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर वो बैक्टीरिया है, वो अफेक्ट कर रहा है एक बैक्टीरियल सेल को। और वो कैसे अफेक्ट करता है? वो उस बॉडी के ऊपर अटैच हो जाता है, और जैसे ही बैक्टीरिया पर अटैच होता है तो जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर हो कर देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। और बैक्टीरियल सेल जो होती है वो उसे अपना ही जेनेटिक मटेरियल मानती है और उसका रेप्लिकेशन या उसका मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करती है। जैसे जब वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देगी तो और मोर नंबर्स ऑफ वायरसेस वहाँ पर बनने लगते हैं। एंड यही मोर नंबर ऑफ वायरसेस अभी हमें इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, नॉट अदर एनीथिंग, ठीक है। सो हार्शले और क्रैश ने क्या किया था? डिस्कवर किया कि किस तरीके से जो भी वायरस है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ मटेरियल डाल रहा है, कोई जेनेटिक मटेरियल डाल रहा है, पर वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए है, इसके बारे में अभी इन्होंने एक प्रॉपर डिस्कवरी करके आपको बताया। सो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे वायरसेस ग्रो कराए, ठीक है, कुछ वायरसेस ग्रो कराए। दे ग्रो सम वायरसेस, कुछ वायरसेस ग्रो करवाए थे दो अलग अलग मीडियम में। तो पहला मीडियम क्या था कि उन्होंने एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया। ये फॉस्फोरस, और ये कैसा है? रेडियो एक्टिव। आर लिख रही हूँ मैं, मतलब रेडियो एक्टिव,
ठीक है। अगेन तो ये फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस कैसा है, रेडियो एक्टिव। मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कैसा है, रेडियो एक्टिव। ओके, एक बात हमें और पता है कि जो फॉस्फोरस होते हैं, बिकॉज इसके पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, और डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो पेंटोज शुगर होती है, जो पेंटोज शुगर होती है उससे कौन जाकर अटैच होता है, फॉस्फोरस। इसीलिए हमने यहाँ पर फॉस्फोरस को क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया, ताकि वो क्या करे, जो हमारा डीएनए है उससे जाके अटैच हो जाएगा। और अगर एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डीएनए से जाकर अटैच हो जाएगा तो डीएनए भी कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। ठीक है। सो इन्होंने पहले तो एक ऐसे वायरसेस को ग्रो कराया जहाँ पर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है, एंड वहीं दूसरी तरफ एक एसिड वायरसेस में ग्रो करवाया मीडियम में जहाँ की सल्फर, जहाँ पे सल्फर मौजूद है, और सल्फर कैसा है, रेडियो एक्टिव। ठीक है। सो एक बार उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे वायरस जिसमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है, एंड वहीं एक ऐसे वायरस जिसमें सल्फर रेडियो एक्टिव है। फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव क्यों किया, ताकि उससे क्या रेडियो एक्टिव बन जाए, डीएनए। बिकॉज फॉस्फोरस कहाँ पे जाकर अटैच होगा, डीएनए में। एंड वहीं सल्फर को क्यों रेडियो एक्टिव किया, बिकॉज सल्फर प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर हमारा जो प्रोटीन सल्फर है वो रेडियो एक्टिव होगा, तो उससे बनने वाली प्रोटीन्स भी कैसी होंगी, रेडियो एक्टिव हो जाएंगी। तो हमें यही दो चीज़ें तो पता करनी है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो या तो प्रोटीन है या तो डीएनए है ना। तो हमें यही पता करना है कि क्या वो डीएनए है या फिर वो प्रोटीन है। तो यहाँ पर उन्होंने देखिए पहले क्या किया कि एक दो मीडियम लिए, एक है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर। अब वो वायरस जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ग्रो हुए होंगे, उनमें क्या हुआ होगा, उनका जो डीएनए है, उनमें जो डीएनए है वो भी कैसा होगा, रेडियो एक्टिव डीएनए है। ठीक है। जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में के साथ जो वायरस ग्रो हुए हैं, उनका डीएनए भी कैसा होगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, बट प्रोटीन नहीं। तो इनकी बॉडी में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, मतलब इस डीएनए के साथ जो प्रोटीन्स हैं वो कैसी होंगी, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। थोड़ा सा और क्लियर बना देती हूँ मैं अलग से। देखिए पहले मैं क्या कह रही हूँ कि जो भी फॉस्फोरस है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव। तो उससे बनने वाला डीएनए क्या हो जाएगा, वो भी रेडियो एक्टिव होगा। बट जो यहाँ पर प्रोटीन है, बिकॉज इसके साथ में क्या होगी, प्रोटीन भी होगी, तो प्रोटीन क्या होगी बेटा, वो रेडियो एक्टिव नहीं होगी। ठीक है। ये बात आपको क्लियर रखिएगा दिमाग में कि जहाँ पर फॉस्फोरस है तो उस फॉस्फोरस की वजह से डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, बट प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी। तो कुछ ऐसे हमें यहाँ पर वायरसेस मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर हमने क्या किया था कि फॉस्फोरस, सो नेक्स्ट बिकॉज, अच्छा हाँ, इन्होंने रीज़न बताया कि क्यों फॉस्फोरस होने की वजह से, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होने की वजह से क्यों डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ, प्रोटीन नहीं। बिकॉज जो डीएनए है उसमें अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, बल्कि प्रोटीन में ऐसा नहीं होता। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फॉस्फोरस किससे जाके अटैच होगा, डीएनए से। और डीएनए में अगर एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस अटैच हो गया तो डीएनए टोटली कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव। ठीक है। और फॉस्फोरस का कोई मतलब नहीं होता प्रोटीन के साथ, तो प्रोटीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वहीं सिमिलरली जो दूसरे तरह के हमने वायरसेस देखे थे जो कि क्या होते हैं, जिनके ऊपर रेडियो एक्टिव सल्फर है। अब यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर है। अब ये रेडियो एक्टिव क्या करेगा, डीएनए पे इसका कोई मतलब नहीं है, डीएनए से कुछ नहीं करेगा, तो डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुए, बिकॉज वहाँ पर सल्फर का कोई काम नहीं है इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। एंड वहीं जो रेडियो एक्टिव जो प्रोटीन सेल्स है, जो प्रोटीन मौजूद है, वो कैसी होंगी, वो होंगी रेडियो एक्टिव। वो रेडियो एक्टिव हैं बिकॉज सल्फर प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सब आपको यहाँ पर समझ में आया कि दो अलग तरीके के वायरसेस बनाए गए हैं। जो सल्फर फॉस्फोरस से बनाए गए थे उसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है, और प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं है। एंड वहीं जो सल्फर से बनाए गए हैं उसमें डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है और प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। तो इस तरीके से अब हम ये पता लगा लेंगे कि
बिकॉज देखो ये वहाँ पर क्या, यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। अगर प्रोटीन ट्रांसफ़र होता है, अगर प्रोटीन किसी सेल के अंदर जा सकती है, तो वहाँ पर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो भी वायरसेस बैक्टीरिया होंगे वो रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, अगर डीएनए नहीं जाता है तो, ठीक है। और अगर डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है, डीएनए जाता है, तो जितने भी वहाँ पे वायरस होंगे वो रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज प्रोटीन्स का उनसे का कोई मतलब नहीं है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। बिल्कुल इसी तरीके से याद रखिएगा आप लोग कि फॉस्फोरस अगर है तो डीएनए अफेक्टेड होगा, और सल्फर अगर है तो प्रोटीन अफेक्टेड होगा, ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने बताया कि अब इन्होंने क्या किया, प्रोसेस स्टार्ट की। और इस प्रोसेस में पहले तो क्या किया, प्रोसेस में कुछ स्टेप फॉलो किए। पहला स्टेप ये था कि जो भी फेजेस यहाँ पर है, बैक्टीरियो फेज है यहाँ पर, उनको अलाउ किया गया कि वो ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जाकर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो पहले जितने भी वायरसेस यहाँ पर आए, समथिंग लाइक दैट, उन्होंने पहले जाके किसके ऊपर अटैक किया, जितने भी वहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया थे उन्होंने उन्होंने उसकी बॉडी के ऊपर जाकर अटैक किया। और जैसे ही अटैक किया वो उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके अब वो जो वायरस जेनेटिक मटेरियल होता है वो उनके अंदर प्रोसीड कर दिया। जैसे ही उन्होंने वायरसेस को उसके अंदर प्रोसीड किया, अब जो सीट का वायरल कोट ऊपर रखा हुआ है, यानी कि जो वायरल का कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर जो कि ऊपर लगा हुआ है, कौन सी, किसके ऊपर, बैक्टीरिया सेल के बॉडी के ऊपर। तो इस बैक्टीरिया व सेल की बॉडी के ऊपर से इसको रिमूव करने के लिए, बिकॉज हमें दोनों को ही चेक करना था कि क्या जेनेटिक मटेरियल पास हुआ या फिर प्रोटीन पास हुआ, बिकॉज प्रोटीन से बना हुआ ये आउटर, देखो इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए, ठीक है, अंदर डीएनए। ये अगर ये बाहर का जो सेल है वो हमें ना मिले, दैट मीन्स वो सेल के अंदर चला गया। बट हमने उसको यहाँ पर ब्लेंड कर दिया, एक ब्लेंडिंग की प्रोसेस की, ताकि उसकी सरफेस पे जितना भी स्ट्रक्चर अटैच है वो अलग हो जाए। तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर ये जो आउटर बॉडी है जो कि प्रोटीन से बनी हुई है, ये अटैच अलग हो जाएगी, एंड सिर्फ जिसके अंदर का जो डीएनए है वो ट्रांसमिट होगा। ओके, सो पहली पहली प्रोसेस क्या करेंगे, जिसमें हम अलाउ करेंगे कि बैक्टीरियोफाज ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करे, प्रोसेस इन्फेक्शन को प्रोसेस कंप्लीट कर दे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी तो वायरस कोड्स को बाय द ब्लेंडर की मदद से हम जितने भी वायरस कोड वहाँ पर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनको रिमूव कर देंगे। और अभी भी अगर कोई वायरस पार्टिकल्स वहाँ पर है, उनको प्रॉपरली सेपरेट करने के लिए उस बैक्टीरिया से उनको स्पिनिंग करवाई जाएगी, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये सारी प्रोसेस आप पहले पढ़ चुके हो 9th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में, जहाँ पर आपको ये प्रोसेस बताई गई थी कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो पहले हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं फॉर द अटैचमेंट। इन नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उनकी ब्लेंडिंग। एंड थर्ड हम उनमें क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस, ताकि वायरस के हर एक पार्टिकल या हर एक कोड अच्छी तरीके से बैक्टीरियल सेल से अलग हो जाए, तक क्योंकि हमें आगे जाके उनको चेक करना है कि ऐसी प्रोसेस हुआ या नहीं। सो हुआ क्या था, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये टेस्ट देख लेते हैं, तब देखते हैं कि इन द लास्ट रिजल्ट क्या निकला। सो देखिए ये एक तरह का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर। जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, रेड मतलब खतरा, आप इतना समझ लीजिए कि जो रेड होता है वो डेंजर का साइन है। तो जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, रेडियो एक्टिव। जैसे कि यहाँ पे इस वाले बैक्टीरिया फेस में देखिए तो आपको जो इसकी प्रोटीन, मतलब जो आपको आउटर सरफेस दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कैसी है, रेडियो एक्टिव, बिकॉज यहाँ पर क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज़ किया गया था। यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फ़र हमने यूज़ किया, और रेडियो एक्टिव सल्फ़र होने की वजह से ये कैसे हो गए, यहाँ पर जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है वो कैसी है, रेडियो एक्टिव। जैसे कि लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव SS35 सल्फर 35 यहाँ पे यूज़ किया है, प्रोटीन कैप्सूल, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैप्सूल है। और वहीं अगर आप ये दूसरा वाला बैक्टीरियोफेज देखें तो यहाँ पर जो डीएनए है, ये सेल है, सेल के अंदर जो डीएनए है, डीएनए कैसे दिखाया गया है, रेड। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि डीएनए कैसा हो गया है, रेडियो एक्टिव, जो कि फॉस्फोरस 32 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर, और जो फॉस्फोरस है वो रेडियो एक्टिव हो गया था। अब फॉस्फोरस अगर रेडियो एक्टिव है तो डीएनए तो ऑफकोर्स रेडियो एक्टिव होना ही था। सो यहाँ पर जो रेड रेड इन्होंने दिखाया है इनसाइड द बॉडी, वो डीएनए है, एंड रेड दिखाया है, दैट मीन्स जैसे मैंने भी आपको बोलता कि जो रेड से इन्होंने मेंशन किया वो क्या है, अफेक्टेड रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर कैप्सूल रेडियो एक्टिव थी, इसलिए कैप्सूल को रेड दिखाया, और यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव है। अब फर्स्ट तो प्रोसेस हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, इसलिए ये डीएनए रेडियो एक्टिव है। एंड यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर था, जिस वजह से ये प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है।
नेक्स्ट फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, इन्फेक्शन। फर्स्ट प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया था कि बैक्टीरियोफाज आएगा एंड वो बैक्टीरियल सेल को अफेक्ट करेगा। तो ये बैक्टीरियोफाज एक, ये बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरियोफाज और ये बैक्टीरियोफाज, ये क्या कर रहा है, इस सेल को और इस सेल को ये लोग अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर थे वो तो बॉडी से बाहर रह गए हैं, बाकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो बॉडी में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, जो ये वाला केस है, जैसे आपको यहाँ पे रेड डीएनए दिखाई दे रहे हैं और रेड से आपको याद रखना है कि वो रेडियो एक्टिव है। सो ये जो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए ट्रांसमिट हो रहा है, बट यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं है। वहाँ पर तो रेडियो एक्टिव सेल थी ना, तो रेडियो यहाँ पर जो भी डीएनए ट्रांसमिट हो रहा है वो नॉर्मल टाइप है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या हुआ, इन्फेक्शन करा दिया, दैट उसके बाद क्या हुई, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्यों करवाई गई, ताकि जितने भी बैक्टीरियोफेज लगे हुए हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि अब उनका इंजेक्शन या फिर इन्फेक्शन जो भी उन्हें करना था वो उन्होंने कर लिया, अब बैक्टीरियोफेज को यहाँ से अलग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करनी है, ब्लेंडिंग कर देनी है। एंड आफ्टर द ब्लेंडिंग अगर अभी भी कुछ पार्टिकल्स है, वायरस पार्टिकल्स जो उनकी बॉडी से अटैच है, तो उसको अलग करने के लिए एक और प्रोसेस की गई, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मैंने वही बोलते हैं कि तीनों प्रोसेस आप याद रखिएगा, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सर्टिफिकेशन। एंड सर्टिफिकेशन के बाद सिर्फ वायरसेस मिले, वायरसेस अलग हो गए। ठीक है, जो वायरस है जिसके ऊपर अटैक किया गया था, जो बैक्टीरिया है जिसके ऊपर अटैक किया गया था वो अलग हो गए बिल्कुल। एंड वहीं जो उसके साथ प्रोटीन्स यूज़ किए थे वो भी अलग हो गए। ठीक है, अब इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में क्या था कि जो सल्फर होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोटीन कवर जो था वो अफेक्टेड था, राइट। सल्फ़र के रेडियो एक्टिव होने की वजह से डीएनए रेडियो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। ओके, डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो उसकी आउटर कवरिंग है वो रेडियो एक्टिव थी। और वहीं अगर हम यहाँ पर देखें, बिकॉज फॉस्फोरस था रेडियो एक्टिव, जिस वजह से जो डीएनए है वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। लेकिन जो उसकी कवरिंग थी जिसपे फॉस्फोरस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। दैट मीन्स यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो है डीएनए। बिकॉज जब हमने फॉस्फोरस का यूज़ करके डीएनए को रेडियो एक्टिव किया, सो वो जो बैक्टीरियल सेल हुई वो रेडियो एक्टिव हो गई। एंड अगर हमने सल्फ़र का यूज़ करके प्रोटीन कोट को, जो उसके आउटर कोटिंग है उसको हमने रेडियो एक्टिव किया, सो उससे उस बैक्टीरियल सेल पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, वो रेडियो एक्टिव नहीं हुई। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था जो आपको याद रखना है कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। लास्ट पैराग्राफ हमारा बचा था, उसको हम पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि इफ़ेक्ट किए गए रेडियो एक्टिव डीएनए से वो रेडियो एक्टिव हुए, इंक्लूडिंग, क्यों हुए, बिकॉज उनका जो डीएनए मटेरियल है वो पास्ड हुआ फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। ठीक है, अभी मैंने प्रोसेस नीचे सारी बताई आपको कि कैसे क्या हुआ, इसलिए मैंने उसको पहले बताया ताकि आप देख लीजिए प्रोसेस क्या हुई, फिर रिजल्ट आप देखो। तो पहले जो रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया, रेडियो एक्टिव डीएनए मतलब फॉस्फोरस कैसे था, रेडियो एक्टिव। तो जो रेडियो एक्टिव डीएनए है वो रेडियो एक्टिव हो गए, बिकॉज रेडियो एक्टिव जो डीएनए है वो ट्रांसमिट होता है, वही एक जेनेटिक मटेरियल है जो पास हो रहा है फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। वहीं वो बैक्टीरिया जिसपे वायरस कैसे थे, वो वाले बैक्टीरिया जिसके ऊपर उन वायरसेस ने अटैक किया था जिनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, वो रेडियो एक्टिव नहीं हुए। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है, ये प्रॉपर शो करता है कि प्रोटीन्स अंदर नहीं जाते किसी भी बैक्टीरिया सेल के अंदर फ्रॉम वायरस से किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन ट्रांसमिट नहीं होते। प्रोटीन इज़ नॉट द जेनेटिक मटेरियल जो एक सेल से दूसरी सेल से या एक जन बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाए। दैट ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या दैट जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है, पास्ड होता है फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन या वन टू अनदर सेल। यहाँ से एक और पॉइंट प्रूफ हो जाता है कि जो डीएनए है दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ पे बताया गया कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल था जो पास हुआ था वायरस से बैक्टीरिया में। ये आपने पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है बॉडी को, एंड कैसे ये एक्सपेरिमेंट था जो ये बताता है कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करता है, एंड जो डीएनए है सिर्फ उसको ट्रांसमिट करता है, आउटर प्रोटीन स्ट्रक्चर उसमें ट्रांसमिट नहीं होता।
सो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली कि जो हमने इसकी प्रीवियस ही पता लगा ली थी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, बट यहाँ पर और प्रूव हो गया कि यस डीएनए मटेरियल इज डीएनए।